नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसआईपी निवेश पहली बार 29,000 करोड़ के पास पहुंच गया है, पार पहुंच गया। इनफैक्ट वहीं सितंबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम भी बढ़कर 75,61,000 करोड़ के पार हो गया है। यानी निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड पर बरकरार है। आज हम म्यूचुअल फंड पर इस बढ़ते ट्रेंड की तो बात करेंगे ही, साथ ही एक ऐसे खास फंड की बात करेंगे जो कि बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। नाम है कॉन्ग्लोमरेट फंड। क्या है ये फंड, कैसे आपको इसमें निवेश करना है, किनको निवेश करना है, खासियत क्या है, इसकी भी आज के इस शो में बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं शो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर ललित कुमार और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल। बहुत स्वागत है दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आज के बड़े इवेंट पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है और जिस तरीके से एक नया माइलस्टोन पंकज जी बनाया है एसआईपी नंबर्स ने, 29,000 करोड़ के पार जो ये नंबर्स गए हैं एसआईपी के जाते हुए। सर, ये जो ट्रैजेक्टरी बढ़ती जा रही है, क्या समझे इससे? स्वाति जी नमस्कार, ललित जी नमस्कार। स्वाति जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, थोड़ा सा अगस्त में निराशा हुई थी कि हल्की सी हमने वहाँ पे गिरावट देखी थी जो एसआईपी बुक है, लेकिन इस बार फिर से एसआईपी बुक बहुत बढ़ गई और ये मतलब दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है म्यूचुअल फंड्स पर और इस इंडस्ट्री पर वो बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट की, उतार चढ़ाव के माहौल में भी हमने देखा कि इन्वेस्टर्स एसआईपीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। और हालांकि देखिए, अगर हम एमपी के नंबर्स की बात करें तो डेट फंड्स में से थोड़ा पैसा निकला और उसकी एक वजह भी थी क्योंकि सितंबर की जो इंस्टॉलमेंट थी वो एमपी ने कहा भी और वो दिखाई भी देता है कि जो एडवांस टैक्स का जो पेमेंट करना था उसने पैसा निकला वहां से। लेकिन अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें जो स्पेशली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर हमने तेजी ही देखी। तो ये भरोसा दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा अब म्यूचुअल फंड्स पर और इक्विटी मार्केट पर काफी बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्युटली सर। इक्विटी फंड में बात करें तो हमेशा से फ्लेक्सी कैप में जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ता आया है। इस बार भी बाकी तमाम जो फंड है उसकी कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप टॉप पर ही है, पर अगस्त के मुकाबले कुछ निवेश कम आया है। यही हम मिड कैप का भी हाल देख रहे हैं, स्मॉल कैप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट आया है। ओवरऑल इक्विटी स्पेस में सर थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट आया है। एसआईपी तो बढ़ी है पर इक्विटी फ्लो लगातार दूसरे महीने हमने थोड़ा कम आते हुए देखा है। क्या बाजार की वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पर कुछ हावी होती हुई नजर आई है? बिल्कुल, जहां इक्विटी में थोड़ा पैसा कम आया, गोल्ड में बहुत ज्यादा आया। तो एक चीज हम देखते हैं, जो मैंने पहले कहा कि एसआईपी को देखकर बिल्कुल ये समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा है और उन्होंने एसआईपी के जरिए पैसा लगाना शुरू किया है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें लमसम की, जो आप बात करें इक्विटी में फ्लो की, तो जहां एक साल में हमने देखा कि मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिए, इससे इन्वेस्टर्स को निराशा होती है। हालांकि मैं तो कहना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है कि कई बार लंबे समय तक मार्केट्स में रिटर्न्स नहीं दिखाई देते हैं और ये समय होता है जब आपको धैर्य बनाकर चलना होता है। लेकिन नंबर्स ये बिल्कुल दिखाते हैं कि इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा जो भरोसा था शायद वो कम हुआ, जिसकी वजह से जहां सोने ने रिटर्न्स अच्छे दिए वहां निवेशकों ने पैसा ज्यादा लगाया, जहां पर रिटर्न्स कम दिखाई दिए वहां इन्वेस्टर्स ने पैसा थोड़ा कम लगाया। तो ये थोड़ा रिसेंसी बायस का एक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। लेकिन अगर इससे सीख लेनी है तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि पास्ट में भी ऐसा बहुत बार हुआ है जब इक्विटी मार्केट कुछ समय के लिए रिटर्न्स नहीं दे पाए। लेकिन इस वक्त पर यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। लेकिन जैसा स्वाति जी आप कह रही हैं, बिल्कुल इस बात की तो बिल्कुल दिखाई देता है कि गोल्ड में पैसा ज्यादा आया, इक्विटी में थोड़ा कम आया है। एब्सोल्युटली सर। अब ये तो हमने म्यूचुअल फंड के ट्रेंड की बात की, एसआईपी छप्पर फाड़ एसआईपी पर हमने चर्चा की, लेकिन अभी भी बाजार में निवेश के कई मौके हैं जो कि तमाम इन्वेस्टर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हर महीने महीना दर महीना न्यू फंड ऑफर्स की भरमार रहती है और इस बार भी न्यू फंड ऑफर की पेशकश कई एएमसीज ने की है। उसमें से काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड है जिसको कॉन्ग्लोमरेट फंड कहते हैं।
उस पर ज़रा चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये कॉन्ग्लोमरेट फंड क्या है। ललित जी हमारे साथ हैं इस शो में बने हुए। वो आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर हैं। ललित जी, हम क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर नए फंड के ऑफर की। कॉन्ग्लोमरेट फंड ये इस स्पेस का शायद ये दूसरा फंड है जो आया है। ज़रा समझाएंगे कॉन्ग्लोमरेट से मतलब क्या है, ये फंड होता क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे मुझे बुलाने के लिए। तो कॉन्ग्लोमरेट, देखिए, हम कॉन्ग्लोमरेट डिफाइन करते हैं जो प्रोमोटर ओन्ड कंपनीज होती हैं, और कॉन्ग्लोमरेट वो कंपनीज हैं जिनके पास दो या दो से ज्यादा बिजनेस हो और उसमें से दो या दो से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हो, उसको हम लोग कॉन्ग्लोमरेट डिफाइन करते हैं। और अगर इंडिया में देखें तो काफी सारे सेक्टर्स हैं जिसमें जो टॉप कंपनीज है वो कॉन्ग्लोमरेट्स में आती हैं, जैसे टेलीकॉम हुआ, जैसे सीमेंट हुआ। तो ये सब कंपनीज है वो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जो प्रोमोटर ओन्ड है, इंडिया में है, और दो या दो से ज्यादा कंपनी जो लिस्टेड है। ओके, तो दो या दो से ज़्यादा कंपनी जो लिस्टेड हैं वो कॉन्ग्लोमरेट श्रेणी में आती है, वो ये कहलाती है, मतलब बड़े बड़े ग्रुप की कंपनियां। अब बड़ी कंपनियां तो लार्ज कैप कंपनियां भी कहलाती है। पंकज जी, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि एक कॉन्ग्लोमरेट फंड क्या है, वो लार्ज कैप से कैसे अलग है, तो ये डेफिनेशन क्या रहेगी, दोनों अलग कैसे हैं? बिल्कुल, देखिए जो अभी ललित जी ने कहा कि ये प्रमोटर लेड कंपनीज हैं जहां पर मल्टीपल बिजनेसेस हैं उनके, तो कम से कम दो या उससे अधिक लिस्टेड कंपनीज होंगी। तो उदाहरण के तौर पर हम बात करें टाटा, बिरला, रिलायंस, अदानी, एल&टी, जिंदल, महिंद्रा, ये कंपनीज हैं बेसिकली जहां पर आप देखते हैं कि ग्रुप एक है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में रिलायंस इंडस्ट्री भी होगी, जियो भी है, या फिर अगर जैसे बात हो टाटा की तो मल्टीपल कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स भी है, टाटा टेली सर्विसेज भी है, टाटा इलेक्सी भी है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। इनमें कुछ लार्ज कैप भी हो सकती हैं, हो सकता है कुछ मिड कैप भी हो। तो ऐसा नहीं है कि ये लार्ज कैप ही होंगी, बट जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप होगा। और क्योंकि ये प्रमोटर ओन्ड कंपनीज हैं, बेसिकली प्रमोटर ओन्ड ग्रुप्स हैं, तो इसमें ये फायदा होता है कि जब लार्ज कैप की बात कर रहे थे कि लार्ज कैप की बात करें तो आपको वहां पर प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप स्टॉक से मिलेंगे, लार्ज कैप कंपनीज मिलेंगी। पर यहाँ पर ग्रुप बड़े होंगे, पर जो कंपनीज हैं उसमें आपको लार्ज कैप के साथ हो सकता है कि मिड कैप कंपनी भी देखने को मिले। हालांकि हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो 30 कंपनीज हैं मेजरली आप देखेंगे तो वो इन्हीं 7 ग्रुप जो मैं बता रहा था अभी, उन्हीं में से ये कंपनीज हैं। तो अंतर सिर्फ यही है कि लार्ज कैप में प्योरली लार्ज कैप देखते हैं, यहाँ पर हम बड़े ग्रुप की मल्टीपल कंपनीज देख सकते हैं। तो ललित जी, डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है कॉन्ग्लोमरेट फंड में, अगर हम समझें? अब एक बड़ा समूह है, टाटा की बात करें हम, या बहुत सारे समूह हैं, जियो की, रिलायंस की बात करें, उनके पास अलग अलग कंपनीज हैं, और जैसा पंकज जी ने बताया वो लार्ज कैप भी हो सकती है, मिड कैप भी हो सकती है। तो वो एक जो इंडेक्स है, बीएससी सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप इंडेक्स, उसको की टॉप 30 कंपनीज को आप केटर करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ज़रा थोड़ा सा हमें और बताएं, कैसे एक्सपोजर लिया जाता है, किन सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी मौजूदा बाजार के इस पर्सपेक्टिव में? तो कॉन्ग्लोमरेट फंड काफी वेल डाइवर्सिफाइड होगा इन टर्म्स ऑफ फैमिली। इंडिया में रफली 71 फैमिली ग्रुप्स हैं जो कॉन्ग्लोमरेट यूनिवर्स में आते हैं, और आगे आने वाले समय में और भी कंपनीज होंगी जो इस यूनिवर्स में ऐड होगी। हमारे पास जो सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स में वेल स्प्रेड है, जैसे ऑयल एंड गैस है, जैसे ऑटो है, जैसे सीमेंट है, तो जैसे फाइनेंशियल्स हैं। तो ये सब टॉप 3-4 सेक्टर हैं जो होंगे। लेकिन कॉन्ग्लोमरेट यूनिवर्स में हमारे पास मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में कंपनीज हैं। हमारे पास लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जो पंकज जी ने बोला, और हमारे पास काफ़ी सारे फैमिली ग्रुप्स हैं जिनसे हम स्टॉक एंड कंपनीज पिक एंड चूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, सेक्टर एंड फैमिली। तो बिल्कुल, तो डाइवर्सिफिकेशन का एक बेहतरीन तरीका कॉन्ग्लोमरेट फंड हो सकते हैं। एक पोर्टफोलियो प्लेसमेंट के लिहाज से पंकज जी, अगर हम समझना चाहें ऐसे किसी फंड की ज़रूरत या फिर एक वैल्यू है क्या? अभी क्योंकि ये स्पेस थोड़ा छोटा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिहाज से,
ज़्यादा से ज़्यादा एएमसीज इसको एक्सप्लोर ज़रूर कर रही हैं, पर एक इन्वेस्टर अपने लिए इसकी ज़रूरत कैसे समझे? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो क्या पॉजिटिव है इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैश रिच कंपनीज, जो कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, बड़े ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो ये पैसे वाले ग्रुप हैं। तो इसका मतलब यह है कि कभी जब मार्केट में समय बहुत अच्छा नहीं भी होता है, तो इनके पास, क्योंकि खुद के पास बहुत पैसा है, तो ये एक छोटी कंपनी के मुकाबले, चाहे एक्सपेंशन की बात हो या फिर मजबूती से खड़े होने की बात हो, यहाँ पर ये ज्यादा मजबूत होती हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो ये पॉजिटिव है इनके बारे में। लेकिन अगर हम बात करें एक डाइवर्सिफाइड फंड्स के कंपैरिजन में, तो मैं कहूंगा कि अगेन ये थीमेटिक फंड है। तो एक थीमेटिक फंड को हम कुछ भी बात बोलें कि हम मल्टीपल सेक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल मार्केट कैप्स की बात करें तो अक्रॉस द मार्केट कैप्स इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप एक थीमेटिक फंड में एक डाइवर्सिफाइड फंड के बराबर डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पोर्टफोलियो में छोटा हिस्सा बिल्कुल हो सकता है। और जो आपने कहा कि क्यों हो सकता है, वो एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं। इनके कई बार तो आप देखेंगे इन कंपनीज के खुद ही फाइनेंशियल आर्म्स भी होती हैं, मतलब कि इन्हें अगर पैसा फंड रेज करना है तो बाहर से करने के बजाय खुद ही इनके ही पास कंपनीज होती है जहां से फंड रेज कर सकते हैं। दूसरी बात, इनकी मजबूत बैलेंस शीट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं। तो किसी भी वक्त पर कैपिटल रेज करना हो या फिर एक्सपेंशन करना हो, तो यहां पर दूसरी कंपनी के मुकाबले में ये मजबूत मानी जा सकती है। पर जैसा मैंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से हम कुछ भी कहें, पर एक फ्लेक्सी कैप या एक मल्टी कैप के मुकाबले यहां पर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कम देखा जाएगा कंपनीज के हिसाब से। मतलब सेक्टर्स हो सकते हैं पर कंपनीज कम हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर जो कॉन्ग्लोमेरेट हैं उन्हीं में से आपको कंपनी चूज करनी है। तो ये थोड़ा सा एक यहां पर अंतर मिलेगा, ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना होगा। ललित जी, टाइमिंग पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी। आखिरकार ये टाइम क्यों चुना आपने एक कॉन्ग्लोमेरेट फंड लाने के लिए? क्या ऐसा आप अपॉर्चुनिटीज बाजार में ढूंढते हैं जिससे आपको लगता है कि अभी निवेशक एक कॉन्ग्लोमेरेट फंड जैसी ऐसी स्कीम को पसंद करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे? कौन से ऐसे मैक्रो या माइक्रो जो फैक्टर्स हैं जिस पर आपने गौर किया है? बिल्कुल। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो इस समय पे काफी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी इस तरह से है जैसे इंडिया यूएस टैरिफ, हाई इंटरेस्ट रेट, जियो पॉलिटिक्स। तो इस जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो तो वहां पे एक ऐसा थीम इन्वेस्ट करना चाहिए जो डाउन साइकिल का एडवांटेज ले सके, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट्स डाउन साइकिल में एडवांटेज लेते हैं एमएनए के थ्रू। डाउन साइकिल में वो एडवांटेज लेते हैं कि वो ऑर्गेनिकली केपेक्स कर सकते हैं क्योंकि उनका बैलेंस शीट बेटर होता है। तो अगर इन केस इकोनॉमी में डाउन साइकिल हो तो उसका एडवांटेज लेने के लिए कॉन्ग्लोमरेट्स काफी अच्छे से पोजीशनड है। और जो दूसरा रीजन है जिसके कारण हम लोग अभी कॉन्ग्लोमरेट फंड लेके आए हैं कि एक साल का अगर रिटर्न देखें तो मार्केट रिटर्न निगेटिव है, सेंटिमेंट्स वीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मार्केट रिटर्न एंड सेंटिमेंट्स निगेटिव है, वहां पे एज अ कॉन्ट्रा इन्वेस्टर, एज अ काउंटर सिक्लिकल इन्वेस्टर कॉन्ग्लोमरेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसा थीम जो डाउन साइकिल का एडवांटेज ले सके। तो ये सही मौका है कॉन्ग्लोमरेट फंड में इन्वेस्ट करने का। एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और चर्चा आगे बढ़ाएंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए मनी गुरु। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनी गुरु में। आज हमारे साथ आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर ललित कुमार है और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज भटपाल से हम खास बातचीत कर रहे हैं। एक नया फंड कॉन्ग्लोमरेट स्कीम, इस पर चर्चा करें क्या खासियत है इसकी। पर है तो ये थीमेटिक फंड ही, तो थोड़ा सा थीम्स पर अगर बात करें पंकज जी, हमने पिछले कुछ टाइम में जो एक क्रेज हुआ करता था थीमेटिक और सेक्टोरल फंड का, उसको थोड़ा फिजल आउट होता देखा है। अब अगस्त के नंबर्स हम देखें म्यूचुअल फंड के, तो सेक्टोरल फंड में अराउंड कुछ 3900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और सितंबर में हमने इसको और भी कम होते हुए देखा है। लगभग 1220 करोड़ रुपए सिर्फ आए हैं नेट इन्फ्लो के तौर पर सेक्टोरल या फिर थीम्स में। क्या वजह आपको सर लग रही है? क्योंकि ये एक तरीके से एएमसीज भी देखती है डिमांड के तौर पर या फिर नए नए थीम्स लाने के लिए कि
क्या पसंद आ रहा है निवेशकों को, नई पेशकश भी करती हैं इन्हीं थीम और सेक्टर्स में। लेकिन ये जो थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, इसकी वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, जो थीमेटिक फंड्स होते हैं या सेक्टरल फंड्स होते हैं, ये समय-समय पर बदलते रहते हैं। यानी कि एक टाइम पर आप देखेंगे कि एक सेक्टर या एक थीम बेटर परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू अदर, और दूसरे टाइम पे दूसरी थीम बेटर परफॉर्म करती है। तो इन्वेस्टर्स को कई बार क्या होता है कि ये जानकारी नहीं होती है किस थीम में एंटर करना है, कब वहाँ से एग्जिट करना है, और वो गलत समय पर एंट्री करते हैं। तो जैसे हमने देखा पिछले समय में डिफेंस थीम ने एक टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या पीएसयू थीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा बना। लेकिन अधिक इन्वेस्टर तब एंटर हुए जब वो थीम प्ले आउट हो चुकी, जब काफी हद तक मतलब रिटर्न्स बन चुके थे, तब वहां पर एंट्री हुई। और उसके बाद हमने देखा कि पीएसयू की बात करें या हम डिफेंस की बात करें, वहां पर गिरावट आई। उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स को निराशा दिखाई देती है। तो इसके लिए एक बहुत बहुत जरूरी है, पहली बात, थीमेटिक और सेक्टरल में थीमेटिक काफी हद तक फिर भी डाइवर्सिफाइड होते हैं, लेकिन सेक्टरल जो होते हैं वो पर्टिकुलरली एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां जोखिम और भी बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको एंट्री कब करनी है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, थीमेटिक फंड्स एक डाइवर्सिफाइड फंड के जैसे डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकते, लेकिन हाँ फिर भी कौन सी थीम बेटर हो सकती है, डाइवर्सिफाइड हो सकती है, किस वक्त पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे हम आज बात करें कॉन्ग्लोमेरेट की, तो ये थीम एक थीमेटिक फंड है, लेकिन मल्टीपल सेक्टर्स इसके इसमें हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो ब्रेक पर जाने से पहले ललित जी कह रहे थे, ये जो समय है, क्योंकि हमने देखा कि इस वक्त पर जो ग्लोबल सिचुएशन है, चाहे हम बात करें अनसर्टनिटी की, टैरिफ वॉर की, इन्फ्लेशन की, या फिर इंटरेस्ट रेट की, हर तरह से अनसर्टनिटीज के बीच में इस तरह की कंपनीज या इस तरह के ग्रुप्स मजबूती से खड़े रहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। तो जैसे अगर हम इस वक्त पर बात करें इस थीम की, तो सुटेबल दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टर्स को सही समय पर सही थीम चुनकर उसमें निवेश करना चाहिए, और जब थीम प्ले आउट हो जाए तो वहां से एग्जिट भी करना चाहिए। तो अदरवाइज फिर जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, और जो हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं थीम में, वो यही वजह होती है कि गलत समय पर एंट्री और एग्जिट, वो एक मेन कारण होता है। ओके सर। ललित जी, ज़रा थोड़ा सा बताइए ये, क्योंकि एक ऑफरिंग ओपन है इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्ग्लोमरेट स्पेस में भी इन्वेस्ट करने की, किन के लिए है, कौन से निवेशकों को टारगेट आप कर रहे हैं? क्योंकि थीमेटिक है, तो ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? ये कुछ बारीकियां दर्शकों के सामने रखिए। श्योर। तो ये फंड ऐसा इसमें स्टाइल रहेगा, और ये ऐसा फंड है जो ओवर इकोनॉमिक साइकिल, जो डाउन साइकिल का एडवांटेज लेता है और अप साइकिल में डाउन साइकिल में का एडवांटेज लेता है और मार्केट से बेटर करता है, क्योंकि वो कंपनीज स्ट्रांग है, उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है, और जब अप साइकिल आता है तो उसका वो एडवांटेज लेते हैं। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस है, जिनका सोच है कि ओवर इकोनॉमिक साइकिल मुझे एक अच्छा रिटर्न बनाना है। तो वो इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड काफी अच्छा फंड है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें जो स्टाइल फॉलो करेंगे वो शॉर्ट टर्म नहीं, ये एटलीस्ट 2 to 3 ईयर का टाइम होराइजन लेकर के हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसी के लिए जो इन्वेस्टर्स एटलीस्ट 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव सोचते हैं, उनके लिए अच्छा थीम है। बिल्कुल। तो ये 2 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा थीम है। पंकज जी, ऐसे कोई थीम को कितनी क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? क्योंकि थीम से बहुत सारे, आपने कहा कि कभी कोई थीम अच्छा चलती है, कभी कोई थीम अच्छा चलती है, पर एक इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करे कि कितनी थीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे? वो थीम कौन सी होनी चाहिए, उसका एंट्री या एग्जिट पॉइंट क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर हम बात करें आज कॉन्ग्लोमेरेट की, हम बात करें टाटा, रिलायंस, अदानी, कोई भी कंपनीज, ये कंपनीज आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी होंगी। हाँ, हो सकता है कम मात्रा में होंगी। जब हम थीम की बात करते हैं तो वहां पर क्योंकि वो थीम है तो एलोकेशन ज्यादा होगा उसमें, लेकिन डाइवर्सिफाइड फंड में उन कंपनीज का एलोकेशन जो है उन स्टॉक्स का कम हो सकता है, लेकिन होगा, ये बात तो तय है। तो इसके लिए पहले आप शुरुआत में डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत करें, लेकिन फिर जब आप समझते हैं कि आपके पास में डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा कोई फंड जो इस मार्केट सिचुएशन में थोड़े बेटर रिटर्न्स आपको दे सके, तब आप थीमेटिक और सेक्टरल फंड की तरफ जाते हैं।
तो ऐसे में जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये जो वक्त है, इस वक्त पर अपसाइड की बजाय डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में इस तरह के फंड्स जहां पर कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ आती हों, तो शायद ये सही हो सकता है। तो अगर आप इस वक्त पर एंट्री कर रहे हैं ये सोचकर कि मार्केट में इस टाइम पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी की जरूरत है और मार्केट में अनसर्टनिटीज हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं छोटी मात्रा में। अगेन आपने पूछा कितना परसेंट, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10 से 15% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए थीमेटिक और सेक्टोरल में। तो उसमें भी क्योंकि अगर आपके पास में एक से ज्यादा थीम है, आपने ऑलरेडी पीएसयू लिया हुआ है, डिफेंस लिया है या मैन्युफैक्चरिंग है, साथ में कॉन्ग्लोमेरेट को भी ऐड करना चाहते हैं, तो सब मिलाकर भी आपके पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है वो 10 से 20% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो पोर्टफोलियो है सैटेलाइट और कोर पोर्टफोलियो अलग अलग होने चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कोर पोर्टफोलियो जहां पर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप इस तरह के फंड्स होंगे, और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो जहां आप समझते हैं कि छोटी अवधि में आप ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएंगे, उन फंड्स में निवेश करना चाहते हैं। तो यदि आप कॉन्ग्लोमेरेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा आपके पास थीमेटिक फंड नहीं है तो 10-15% आप कर सकते हैं। अगर पहले से है तो यहां पर आप 5%, 10% जो भी है कम एलोकेट करें, लेकिन इस टाइम के हिसाब से डेफिनेटली इस तरह के थीम में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से उचित हो सकता है। बिल्कुल, तो ये रहा आपके लिए एक थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट का पूरा तरीका। कॉन्ग्लोमेरेट फंड की क्या खासियत है, ये हमारे दोनों एक्सपर्ट से भी आज हमने समझी है। ललित जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हम हमसे बातचीत करने के लिए और इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आप देखते रहिए जी बिजनेस।